एक मशहूर कहावत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये किस हद तक सही है, इसकी एक जिंदा मिसाल मैं हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी तब्दीली के साथ। मेरा नाम असफंद है और डिप्टी डायरेक्टर नारकोटिक्स हूँ। लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये एक तवील कहानी है और आज वही कहानी सुनाने के लिए मैंने कलम उठाया है। मैंने आँख खोली तो अपने इर्द गिर्द गुर्बत देखी। अब्बा एक सरकारी महकमे में नायब कासिद से जिसमें घर के अखराजात पूरे होना नामुमकिन थे। शायद इसलिए अम्मा ने जहेज में मिलने वाली सिलाई मशीन संभाली थी। वो मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी। मुझसे बड़ी दो बहनें थीं जिन्होंने 8वीं पास करके अम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने अम्मा का हाथ बटाना शुरू किया, हमारा घर गुर्बत की लकीर से निकलकर कुछ ऊपर आ गया। अब सबकी नज़रें मुझ पर थी कि मैं कब मैट्रिक करूं और कब अब्बा मेरी सिफारिश अपने साहब से करें और मैं भी घर में एक और कबाबूत बन जाऊँ। मुझे तालीम का शौक़ नहीं था। मैं स्कूल ज़रूर जाता था, लेकिन तालीम से ज़्यादा मुझे अपना जिस्म संवारने का शौक़ था। जिम वगैरह की फ़ीस तो घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मोहल्ले के एक अखाड़े में जाना शुरू कर दिया। जवानी की सीढ़ियों पर पहला कदम रखने से पहले ही मैंने अपने जिस्म को बहुत सुडौल और कसरती बना लिया। मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हुए और ख़त्म भी हो गए। फिर नतीजा भी आ गया। मैंने मैट्रिक सेकंड डिवीजन में पास कर लिया था। अब इंतज़ार था कि कब अब्बा अपने साहब से बात करें और मैं बरसरे रोज़गार हो जाऊं। लेकिन दिन गुजरते गए। मुझे मैट्रिक का इम्तहान पास किए 6 माह हो गए, लेकिन नौकरी का दूर दूर तक इम्कान नहीं था। अब्बा एक दिन अखबार में छपा हुआ इश्तिहार मेरे पास ले आए। ये पुलिस में भर्ती होने का इश्तिहार था। पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने वाली थी। मेरी छोटी बहन जो इस वक्त मेरे साथ बैठी थी और इसने भी अब्बा की बात सुनी और मेरी बजाय इसने जवाब दिया, नहीं अब्बा, भाई ठुल्ले नहीं बने। क्या कह रही है? अब्बा ने किसी कदर नाराज लहजे में कहा, आप ही ने तो कहा था कि भाई मैट्रिक कर लेंगे तो आप इन्हें किसी अच्छी सी नौकरी पर लगवा देंगे। ज़ैनब ने अब्बा को उनका वादा याद दिलाया तो अब्बा की नाराज़गी मजीद बढ़ गई। तेरा क्या ख्याल है, मैं इसे डिप्टी कमिश्नर बना दूं? अब्बा के लहजे में हशमगी बढ़ गई। पता भी है कितने एमए पास डिग्री गले में लटकाए बेरोजगार फिर रहे हैं। अब्बा की नाराज़गी अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। ज़ैनब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वह सिर्फ मुंह बनाकर रह गई। अगले रोज़ अब्बा मुझे इस पते पर लेकर पहुंचे जो इश्तिहार में दर्ज था। वहाँ हमने मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि पहले एक टेस्ट होगा, जिसके बाद दौड़ का मुकाबला होगा और इसमें शुरू के 100 लड़कों को पुलिस में भर्ती कर लिया जाएगा। मैंने अब्बा के कहने के मुताबिक फॉर्म भर दिया और हम घर वापस आ गए। दरवाज़ा ज़ैनब नहीं खोला। इस शाम अब्बा गोश्त लेकर आए। ये एक अनहोनी बात, हमारे घर पर गोश्त का रवाज बिल्कुल ही नहीं था। हर तरह की दाल और कभी सब्जी हमारे घर में पका करती थी। अम्मा ने इसकी वजह जानना चाहिए तो अब्बा ने जवाब दिया, असफद ने पुलिस की नौकरी का फॉर्म भर दिया है, इसकी रजा का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। अम्मा सिर्फ मुंह बनाकर खामोश हो गई। हमने बचपन से देखा था कि अब्बा जब भी कोई गलत बात करते अम्मा सुनकर खामोश रहती थी। कुछ यही आदत बड़ी बहनों की भी थी, लेकिन ज़ैनब इनसे मुख्तलिफ थी। अम्मा की कोशिश होती कि वो भी सिलाई के कामों में इनका हाथ बटाए, लेकिन ज़ैनब कभी कभार बटन टाकने और कोई छोटी सी तरपाई करने के सिवा कुछ न करती। इसका कहना था कि वो डॉक्टर बनेगी और अम्मा सिर्फ दांत पीस कर रह जाती। यह फिक्रा कहकर खामोश हो जाती। घर के हालात देख रही है और चली है डॉक्टर बनने। जब अम्मा किचन में मसरूफ़ हो गई तो ज़ैनब ने इशारा किया और मैं इसके पास गया तो इसने मुंह बनाते हुए कहा, भाई मैंने कह दिया है कि तुम ठुल्ले नहीं बनोगे। इसका लहजा हुक्मिया था जो मुझे बुरा भी लगा। तुम इतनी बड़ी कब से हो गई कि बड़े भाई को हुक्म देने लगी? मैंने कहा तो ज़ैनब मुस्कुरा दी, भाई मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्कूल में सब लड़कियाँ मुझे ठुल्ले की बहन कहकर छेड़ेगी। ज़ैनब ने किसी कदर नरम लहजे में कहा, खुद तो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रही है और मुझे नौकरी से रोक रही है। मैंने नाराज़ लहजे में कहा, मैं नौकरी करने से मना नहीं कर रही, ठुल्ला बनने से रोक रही हूँ। ज़ैनब ने कहा, लेकिन मैं मुस्कुरा कर चुप हो गया। पहले तो कोई तहरीरी इम्तिहान होगा, इसमें जो पास होगा इनका दौड़ का मुकाबला होगा। इनमें जो भी पहले 100 लड़के होंगे इन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मैंने कहा, मेरी दुआ है कि तुम तहरीरी इम्तिहान में ही फेल हो जाओ। ज़ैनब ने अपने तौर पर दुआ की और मैं ऐसे घूर कर रह गया। तहरीरी इम्तिहान हुआ, लेकिन ज़ैनब की दुआ कबूल नहीं हुई। मेरे बजाय अब्बा ने जाकर नतीजा मालूम किया और साथ ही यह खबर लेकर आए कि दौड़ किस रोज़ होगी और कहाँ होगी। दौड़ के मुकाबले में 10 रोज़ बाकी थे। अब्बा रोज़ मुझे सुबह जॉगिंग पर ले जाते। उन्होंने मेरी ग़िज़ा का भी हाथ ख्याल रखना शुरू कर दिया। दौड़ वाले दिन अब्बा भी मेरे साथ गए। वहाँ तो एक जम्मे गफ़ीर था। 5000 से कुछ ज़्यादा ही लड़के गए थे। अब्बा ने भी इन्हें देखा और सरगोशी की, पहले 100 में तुझे ज़रूर आना है। मैंने इनकी सरगोशी सुनी, लेकिन जवाब में कुछ न कहा। फिर दौड़ की तैयारी शुरू हो गई। एक डीएसपी साहब ने तमाम लड़कों को लाइन में खड़ा किया। जहां दौड़ खत्म होना थी वहां डीआईजी साहब पहले से मौजूद थे। मेरा दौड़ जीतने का कोई इरादा न था। मैंने भी फायर की आवाज़ के साथ ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बहुत पीछे था, शायद आखिर के 10 लड़कों में था। अचानक मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आई। मैंने पलट कर देखा तो एक मॉडर्न सी लड़की जीन्स और शर्ट में बलबूस 2 कुत्तों को जंजीर से पकड़े पीछे आ रही थी। इन दोनों कुत्तों में एक तो बहुत ही कुत्ता था
वो जंजीर से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो मॉडर्न लड़की इसे रोक रही थी और साथ ही जोर जोर से कह रही थी, नो सीजर नो। मैंने एक नज़र उस कुत्ते और इसकी मालकिन को देखा, लेकिन इस वक्त वो कुत्ता जंजीर से छुटकारा पाकर एक तरफ लपका और मेरे अंदर बिजलियां सी भर गई। ये दरअसल एक नफ्सियाती गिरा थी। स्कूल में एक रोज जब मैं ग्राउंड की दीवार कूद रहा था तो गेम्स इंचार्ज के एक कुत्ते ने मुझे काट लिया था। वहाँ से मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर का पहला सवाल था, कुत्ता पागल था? मैंने नफी में सर हिलाया, जबकि मेरा दिल कह रहा था कि पागल नहीं था तो मुझे काटा ही क्यों। डॉक्टर ने मेरा जवाब सुना और कहा, शुक्र करो वो पागल नहीं था, वरना तुम्हारे पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाते। मैंने एक नज़र पीछे देखा, सीजर अब मेरी जानिब बढ़ रहा था और वो जीन्स में मलबूस लड़की इसके पीछे सीजर सीजर चिल्लाते हुए भाग रही थी। मेरे जहन में एक ही फिक्रा गूंज रहा था, पेट में 14 इंजेक्शन। फिर जब मैंने फिनिश लाइन अबूर की तो डीआईजी साहब ने मुझे थाम लिया और मैं बेहोश हो गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज रहा था। मैं दौड़ में अव्वल आया था। फिर मुझे तकर्ररनामा भी मिल गया। अब ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हमारे घर से बहुत दूर था। मुझे 2 बस से बदलकर वहाँ पहुँचना होता था और पहले हफ्ते मैं मुसलसल ताहिर से पहुँचता रहा। फिर हमारे इंचार्ज ने एक रोज़ वार्निंग दी कि अगली बार मैं देर से आया तो वो मुझे निकाल देंगे। इस रोज़ मुआज नामी लड़का मेरे पास आया, वो भी पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था। यार तुम हर रोज़ ताहिर से क्यों आते हो? इसने आते ही सवाल कर दिया और मैं मुस्कुरा दिया। मैं न्यू कराची में रहता हूँ और 2 बस से बदल कर आता हूँ तो इसमें देर हो जाती है। मैंने कहा तो वो मुस्कुराने लगा। आता तो मैं भी नागन चौरंगी से हूँ, लेकिन मेरे पास एक बाइक है, इसलिए सबसे पहले आने वाले लड़कों में से हूँ। इसने कहा, अगर कल सुबह मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? मैंने सवालिया अंदाज में कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बल्कि ऐसा करेंगे शाम में तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूंगा। फिर ऐसा ही हुआ। हम ट्रेनिंग से फारिग होकर निकले तो मैं इसके साथ हो लिया। रास्ते में इसने बताया कि इसके वालिद कॉलेज प्रोफेसर थे और ये बाइक उन्होंने खरीद कर दी है। मैं इसके घर पहुंचा तो इसके घर वालों से भी मुलाकात होगी। इसकी एक ही बहन थी, इसी ने हमें चाय दी। वो शलवार कमीज में थी और इसके अंदर सादगी थी। मैंने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली और इस वक्त मुझे वो मॉडर्न लड़की भी याद आ गई जो कुत्तों के साथ दौड़ में थी। ये तो बाद में मालूम हुआ कि मॉडर्न लड़की डीआईजी साहब की साहबजादी थी, जबकि डीआईजी साहब की रिहाइश भी इसी इलाके के एक हिस्से में थी। 6 माह की ट्रेनिंग खत्म हो गई तो मेरी पोस्टिंग थाने में हो गई, लेकिन वहाँ का एसएचओ मुझे पहले नज़र में ही अच्छा ना लगा। भारी जिस्म मोटी तोंद वाला एसएचओ खुद को इलाके का बादशाह और सिपाहियों को गुलाम समझता था। पहले ही रोज उसने मुझे हुक्म दिया, मोबाइल लेकर जाओ और बच्चों को स्कूल से घर पहुंचा दो। मरता क्या करता, मैंने इसके हुक्म पर अमल किया। मोबाइल के ड्राइवर को स्कूल मालूम था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ऐसा था कि हम वक्त पर स्कूल ना पहुंच सके। फिर मोबाइल का ड्राइवर उतर गया, लेकिन बच्चों ने कहा कि वो भी खेल रहे हैं। फिर वो जब खेल से फारिग हुए तो मोबाइल में आ गए। ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मैं पीछे बैठ जाऊँ क्योंकि बच्चे शरारती हैं, देखते रहना कि ये कोई ऐसी हरकत ना करे। स्कूल से बच्चों को लेकर हम एसएचओ साहब के घर पर पहुंचे तो वहाँ गेट के बाहर एक मोटी सी औरत मौजूद थी जो जिस्म में एसएचओ से भी भारी थी, लेकिन इसका रंग एसएचओ की तरह नहीं था। बच्चे अम्मी कहकर इसकी तरफ दौड़े तो इसने बारी बारी सब बच्चों को प्यार किया। फिर इनसे सवाल किया, इतनी देर क्यों कर दी? मैं परेशान हो गई थी, 2 बार तुम्हारे डैडी को फ़ोन भी किया, इस मोटी औरत ने कहा, और इसके साथ ही हमसे मुखातिब हुई। अब खड़े क्या कर रहे हो? वहाँ थाने पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मोबाइल चली तो ड्राइवर ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब थाने में वो गोरीला हम पर नाराज होगा, लेकिन मैं खामोश रहा। जैसे ही हम थाने में पहुंचे एसएचओ साहब ने हमें देखते ही दौड़ना शुरू कर दिया। कहाँ मार गए थे? घर से 2 बार आ चुके हैं। इधर एक दुकान में डकैती हो गई है, उन्होंने फ़ोन कर करके मेरा जीना 2 बार कर दिया है। उन्होंने अजीब से अंदाज में कहा, चल तू भी अपने मोबाइल निकाल। एसएचओ ने दूसरे मोबाइल ड्राइवर से कहा और बाहर चला गया। एसएचओ का पारा नीचे आ ही नहीं रहा था। अब तू खड़ा क्या देख रहा है? निकाल अपने मोबाइल और मेरे पीछे आ। और फिर अचानक वो मेरी तरफ पलटा। तुझे साथ किस लिए भेजा था? वो मुझसे मुखातिब था। अजाब के चंद छिंटे मेरी तरफ भी आने लगे। कह नहीं सकता था कि तेज चला। इसने उससे बड़ी आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। मुझे बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही याफियत समझी। एसएचओ दौड़ा तो मुझे भी मजबूरन बोलना पड़ा। सर हम वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन अभी मेरा फिक्रा मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि वो गुस्से से बाहर हो गया। पहले गलती करते हो, फिर बहाने बनाते हो, और इसके साथ इसने मेरा अधूरा फिक्रा दोहराया। वक्त पर पहुंच गए थे तो बच्चे क्यों कह रहे थे कि वो इंतजार करते करते बोर हो गए थे? एसएचओ दौड़ा। फिर एक गाली के साथ इसने कहा, मेरी बीवी भी पागल है जो इसने परेशानी में मुझे फ़ोन किए। इसने तो कहा था कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दो, लेकिन मैं खुदा तरस आदमी हूँ, इसलिए तुम्हारी रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसने बज़ाहिर हम पर तरस खाने का दावा किया और इसके साथ ही खड़ा हो गया और मुझे हुक्म दिया, मेरे साथ आओ। हम मौका वारदात पर पहुंचे तो वहाँ एक हजूम था। डकैती एक मोबाइल शॉप पे हुई थी। डाकू कैश और कीमती मोबाइल ले गए थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने डाकुओं के मालिक को भी निशाना बनाया था। एसएचओ और मोबाइलों को देखकर वो नारे जो पहले ही पुलिस के खिलाफ लग रहे थे, इनमें मजीद तेजी आ गई। एसएचओ साहब कार कुछ दूर होकर आगे बढ़े और लाश के पास जाकर रुक गए। फिर उन्होंने अपने मोबाइल पर किसी के नंबर मिलाया और कुछ ही देर में एम्बुलेंस और दीगर अमला पहुंच गया। वारदात किस वक्त हुई? उन्होंने एक शख्स जिससे दुकान के मुलाजिम के तौर पर तारुफ हुआ था
सवाल किया। सर 1 या 1.5 घंटा पहले ये वारदात हुई थी। 1 या 1.5 घंटा, मुझे सही जवाब दो। एसएचओ ने मुलाजिम को झिड़कते हुए कहा। सर इस वक्त 2:30 बज रहे थे। एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा। आपकी तारीफ? एसएचओ ने पलट कर इससे सवाल किया। सर मैं ये सामने छोले का ठेला लगाता हूँ। इस शख्स ने अजीब गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा। तुमने जब देख लिया था तो यहाँ पुलिस वालों को इतला क्यों नहीं दी? मैं इतला कैसे देता? वो दोनों मेरे ठेले पर मौजूद थे और छोलों के साथ रोटी खा रहे थे। ठेले वाले ने जवाब दिया। बुलाओ उन दोनों को, एसएचओ ने अपनी गूंजदार आवाज में कहा। अगले ही लम्हे वो दोनों सिपाही कांपते हुए इनके सामने पेश हो गए। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ थी? एसएचओ ने सवाल किया। दुकान पर ही थी, लेकिन जब दुकान पर ड्यूटी थी तो तुम सड़क क्रॉस करके ठेले पर क्यों गए? एसएचओ ने एक और सवाल कर दिया। सर हर रोज दुकान पर इनके घर से 1 बजे तक खाना आ जाता था, लेकिन जब 2:30 बज गए तो हमें भूख लगी और हम ठेले पर खाना खाने चले गए, इस सिपाही ने कहा। और एसएचओ का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अपनी जगह छोड़ने का नुकसान ये हुआ कि डाकुओं ने मौका गनीमत जानकर न सिर्फ लूट मार की, बल्कि एक मासूम शख्स इनके हाथों मारा गया। इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी। इसके साथ इसने एएसआई को बुलाया और कहा, दोनों की बेल्ट उतार, मैं इन दोनों को गैर जिम्मेदारी पर मुअत्तल करता हूँ। एसएचओ ने इतनी बुलंद आवाज़ से कहा कि मुजमे के आखिर तक इसकी आवाज़ पहुँच जाए। इसी असना में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और साथ ही मौके वारदात की तस्वीर वगैरह बनवा ली गई। इतने में एक नौजवान आ गया। ये नुमाइशी कार्रवाइयाँ बंद करो, इसने एसएचओ को मुखातिब किया। कौन है ये? एसएचओ का ये मुखातिब एक शख्स नहीं था, बल्कि वो मजमा से मुखातिब था। मैं शहीद दुकानदार का बेटा हूँ, इस नौजवान ने कहा। ज़ब्ते की कार्रवाई को तुम नुमाइशी कार्रवाई कह रहे हो, जबकि गलती तुम्हारी अपनी है। एसएचओ ने कहा। हमारी क्या गलती है? नौजवान ने मरगूब हुए बगैर कहा। जब तमाम दुकानदारों से यह कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरे लगवा लो ताकि कोई वारदात हो तो हमें मुलजिमों को पकड़ना आसान हो जाए, लेकिन तुमने कोई कैमरा नहीं लगवाया। सर मैंने अपने मोबाइल से इनकी तस्वीर खींच ली है। आप कौन? एसएचओ ने इस शख्स से सवाल किया। सर मैं डॉक्टर करीम ख्वाजा हूँ, ये बराबर में मेरा क्लिनिक है। इस शख्स ने कहा। डॉक्टर साहब आप तस्वीर खींचने के बजाय इन्हें ललकार देते तो ये वारदात ही ना होती। एसएचओ ने कहा। वो शख्स कुछ देर तक तो सिर्फ इन्हें देखता रहा, फिर कहा, जनाब वो मुसल्लह थे और मैं हाली हाथ। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते जो मैंने किया। मैं यहाँ होता तो देखता कि वो डाकू किस तरह दुकान में दाखिल होकर लूट मार करते हैं। एसएचओ ने भड़क मारी। यह सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा, फिर एसएचओ ने हम सबको वापस चलने को कहा। हफ्ता भर इसी तरह गुजर गया। हफ्ते के दौरान मैं थाने के माहौल को समझने की अपनी सी कोशिश करता रहा। मैं ये समझ गया कि एसएचओ इस बुराई में बुरी तरह धंसा हुआ था, जिससे बचने के अहकामात दिए गए और थाने का करीबन हर शख्स इन मामलात में इसका शरीकेकार था। हफ्ते में एक रात ऐसी भी आई जब एसएचओ अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था कि एक मियाँ बीवी 2 ख़वातीन के साथ थाने में आए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। आने वालों में से एक ने आगे बढ़कर तारुफ कराया कि वो यहाँ का काउंसलर है और इन दोनों औरतों ने इन मियाँ बीवी के घर से जेवरात चोरी किए हैं, जिन्हें इन्होंने पकड़कर इनके पास मौजूदगी में जेवरात भी बरामद कर लिए। और मैं इस वक्त नाइट ड्यूटी कर रहा था। वो दोनों औरतें एसएचओ के सामने पेश की गई। हाँ भाई बताओ, चोरी तुमने की थी? सर गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। इनमें से एक औरत ने कहा, जो उम्र में कुछ ज़्यादा थी। इन्हें अंदर कमरे में ले जाओ और इनके बयानात लिख लो। एसएचओ ने हेड मुहर्रर से कहा। सर इन्हें लॉकअप ना कर दूं? हेड मुहर्रर ने कहा। जो मैंने कहा है वो कर। एसएचओ ने पहले हेड मुहर्रर से कहा और वो इन्हें पिछले कमरे में ले गया। मैं चुपके से इस कमरे से निकलकर थाने के पिछले हिस्से में आ गया, जहाँ कमरे में एक खिड़की खुलती थी। मैंने वहां से झांका तो हेड मुहर्रर इस ज्यादा उम्र वाली खातून को गले से लगाए इसका बयान ले रहा था। देखें आपका सामान आपको वापस मिल गया है। अब इन पर केस बनवा कर इन्हें जेल भिजवा कर आपको तो कुछ हासिल नहीं होगा। एसएचओ के मुखातिब वो मियाँ बीवी थे, बल्कि बिला वजह आपको और आपकी बेगम को अदालतों के चक्कर काटना पड़ेंगे। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि वो मियाँ बीवी इस पर तैयार हो गए हों। मगर एसएचओ साहब जुर्म तो उन्होंने किया है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। इस शख्स ने कहा जिसने अपना तारुफ काउंसलर की हैसियत से करवाया था। सजा तो मैं इन्हें ऐसी दिलवाऊंगा कि ये मरने के बाद कब्र में भी इसे याद रखेंगे। एसएचओ ने तसल्ली दी। एसएचओ साहब सही कह रहे हैं, मैं कहा अदालतों के चक्कर लगाऊंगी। इस खातून ने कहा जिसके जेवर चोरी हुए थे। मैंने देखा कि इसके साथ ही एसएचओ के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब वो चाय पिए बगैर थाने से रुखसत हो गए, इनके जाते ही एसएचओ भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। असफन अब तो टेलीफोन पर बैठ जा और कोई भी मेरा पूछे तो बताना कि साहब गश्त पर गए हैं। सर आपके घर से फोन आए तो मैंने सवाल किया। एक तो तुझ में खराब आदत यह है कि तू सवाल बहुत करता है। मैंने कहा ना कोई भी फोन आए तो इसका मतलब है कोई भी फोन, घर से हो या आईजी का हो। एसएचओ ने कहा और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए खुद कमरे की जानिब बढ़ गया, जहां हेड मुहर्रर पहले ही से मौजूद था। एसएचओ ने कमरे में दाखिल होते हुए दरवाजा बंद कर लिया तो मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और इस खिड़की की तरफ चला गया, जहां से पहले भी इस कमरे में होने वाली हरकतें देख चुका था। अब कमरे में एसएचओ कमीज उतारकर इस लड़की की तरफ बढ़ रहा था जो पलंग के एक कोने पर सिमटी बैठी थी। साहब जी इसे माफ कर दे, इसकी सजा भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बड़ी उम्र की औरत ने फौरन फरियादी लहजे में कहा, जो अब कपड़ों से पूरी तरह बेनियाज थी। ये भी तेरे जुर्म में शरीक थी, इसे भी सजा भुगतनी होगी। एसएचओ ने लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा और लड़की ने दोनों हाथ माफी के अंदाज में जोड़ लिए, मगर एसएचओ आगे बढ़ गया और इसके दोनों हाथों को नीचे करके इसे अपनी जानिब खींचता हुआ आगे बढ़ा।
लड़की ने एक हल्की सी चीख मारी तो एसएचओ ने कहा जितना चाहे चीख ले, यहाँ कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। मैं इसके बाद वहाँ रुका नहीं और वापस अपनी जगह पर आ गया। मुझे अपनी जगह पर बैठते ही कुछ देर गुजरी थी कि मेरे कानों में एक तेजदार चीख की आवाज़ आई जो यकीनन इस लड़की की थी। पहले मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर इस लड़की की मदद करूं, लेकिन मुझ में हौसला नहीं हुआ। रात के 4 बज चुके थे। गेट पर मौजूद सिपाही ने आकर बताया कि 2 बंदे आए हैं और एसएचओ साहब से मिलने का कह रहे हैं। मैंने कहा इन दोनों से कह दो कि साहब इस वक्त गश्त पर गए हैं, सुबह आ जाना। सिपाही चला गया, जिसके बाद मैं टहलने वाले अंदाज में कमरे से बाहर निकला और एक पिलर की आड़ से गेट पर देखने लगा। सिपाही इन दोनों आदमियों से बात करता रहा और कुछ देर बाद वो वापस हो गए। मैंने एक बार फिर इस खिड़की का रुख किया और कमरे में झांका तो लड़की बेसुध पड़ी थी। एसएचओ उसे हिला जुलाकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने एक और आवाज़ सुनी जो इस औरत की थी। साहब आपने तो इसे बेहोश कर दिया है, अब क्या जान लोगे इसकी? एसएचओ हंसने लगा। चल फिर तू तैयार हो जा। और इसने इस औरत की तरफ बढ़ गया। फजर की अजानें शुरू हुई तो फोन की घंटी बजी। दूसरी जानब डीआईजी साहब थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनने के बाद कहा कौन बोल रहा है? मैंने फौरी तौर पर जवाब दिया, सर मैं असद बोल रहा हूँ। मैंने कहा। डीआईजी साहब ने फौरन पहचान लिया, वही जो दौड़ में अव्वल आया था। मैंने कहा जी सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। फिर उन्होंने सवाल किया तुम्हारा एसएचओ कहाँ है? मैंने वही दोहरा दिया जो एसएचओ ने याद करवाया था। सर वो गश्त पर निकले हैं, सुबह की अजानें हो रही हैं, अब तक रात की गश्त पर है। डीआईजी साहब ने एक और सवाल किया और मैंने अपनी जानिब से झूठ कह दिया, सर ये मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, वो हर बार सुबह की नमाज पढ़ कर आते हैं। मैंने कहा और डीआईजी साहब की मुतमईन आवाज़ सुनाई दी, वो आए तो इसे फ़ोन पर मेरे बारे में बता देना। सर मैं उस वक्त ड्यूटी पर हुआ तो ज़रूर बता दूंगा। मैंने कहा और डीआईजी साहब ने फ़ोन रख दिया।